नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। पहला सवाल ये है कि ये जो है आपकी जिंदगी की जो धारावाहिक थी, आपके जीवन में कितना बदलाव? मेरे जीवन में अच्छा, ये जो है जिंदगी की बात कर रहे हैं आप। जी जी। ये जो जिंदगी जो है उसने परिवर्तन मेरी जिंदगी में नहीं लाया, पूरे देश की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसमें परिवर्तन आया। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि मैं FTII से हूँ, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना से हूँ, और ये जो जिंदगी के डायरेक्टर कुंदन शाह, मंजू सिन्हा, रमन कुमार, ये तीनों मेरे वहाँ बैचमेट थे। तो जब इन्होंने कहा कि हम ये जो जिंदगी बनाने वाले हैं, तो मैंने कहा मुझे टीवी पे काम नहीं करना है, मैं फिल्मों में काम करने आया हूँ, मैं टीवी पे काम नहीं करूंगा। मैंने मना कर दिया और 1 महीने तक वो मेरे पीछे पड़े रहे। फिर एक दिन पता नहीं, मैं बाल कटाने गया, तो जैसे आपको मालूम होगा पुराने जमाने में जब आदमी हम बाल कटाने जाते थे तो वहाँ पुरानी मैगजीन्स पड़ी होती थी। सही। तो एक ऐसी मैं मैगजीन में पलट रहा था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि इफ यू आर नॉट ऑन टीवी, हॉलीवुड का आर्टिकल था वो, इफ यू आर नॉट ऑन टीवी यू आर नोवेयर। मैंने कहा है ये क्या लिखा हुआ है, मैं तो टीवी को मना कर रहा हूँ। तो मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा और उस पढ़ने के बाद मैंने इमीडिएटली फोन किया कि मैं करूंगा ये जो जिंदगी। और उसके बाद जो लोग आप जो जनरेशन के हैं, शायद नए बच्चों को नहीं पता होगा, नए लोगों को नहीं पता होगा कि रात को 9 बजे इंडिया बंद हो जाता था फ्राइडे को। सही है। सड़कों पर ट्रैफिक खत्म हो जाता था बिकॉज दैट वाज द काइंड ऑफ पावर। और सडनली जब उसके 2-3 एपिसोड आए और मैं रोड पे चल रहा था, मेरे पास कार नहीं थी उस वक्त, तो रोड पे चल रहा था, तो लोगों ने इतनी बुरी तरह मुझे घेर लिया। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो मैजिक हो गया, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, आई डिडंट नो दिस। उसके पहले मैं कई फिल्में कर चुका था, लेकिन वो एक, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ टेलीविजन इन इंडिया। आप नाटक का जब पोस्टर लगा रहे थे, पुलिस ने आपको पकड़ा। बड़ी रिसर्च करके आए आप। वो एक जब थिएटर दिल्ली में करते थे तो एमेचर थिएटर में क्या भी खुद करना पड़ता है, हॉल भी अपने माँ बाप को झूठ बोल के अपने मनी, पॉकेट मनी में से बुक कराना पड़ता है, टिकटें भी छपवानी पड़ती है खुद ही। और उस जमाने में इतने पैसे तो थे नहीं कि हम पेपर में ऐड दे दें, तो उसके पोस्टर बना के दीवारों पे हम छापते थे। तो नाटक का नाम था जहर है, और मेरे दाढ़ी वाड़ी भी थी। नाटक का नाम जहर है, मेरी दाढ़ी है। और प्रगति मैदान जो एरिया है दिल्ली का, बड़ा सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि बाजू में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे दिल्ली जिसको बोलते थे वहीं पर है। तो रात को 2 बजे वहां पर जहर के पोस्टर लगा रहे थे। इसमें हाथ में बंदूक है, गाड़ी है, तो कुछ पुलिस वाले जा रहे थे, उनको लगा ये कुछ आतंकवादी है, क्योंकि पंजाब की कुछ प्रॉब्लम उसमें शुरू होने वाली थी, हुई नहीं थी। तो ऐसा उनको लगा कि हम कुछ रेडिकल लोग हैं और एजेंडा कुछ है हमारा, तो उन्होंने पकड़ लिया हमको। तो हमने बहुत समझाया कि साहब देखिए, आप पहले पोस्टर देखिए, पोस्टर के नीचे नाटक लिखा हुआ है, नाटक की डेट का, मंचन की डेट लिखी हुई है, मंचन कहाँ होगा वो भी लिखा हुआ है। अब आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको सीन करके दिखा देते हैं एक रात को 2 बजे। तो हमने नाटक का सीन करके दिखाया हुआ। एक सवाल ये था कि 28 जनवरी 1984 में मुंबई के सेंट मिगेल कॉलेज में प्रकाश साहब ने जो परफॉर्मेंस दिया, जो पूरे देश को पसंद आया, क्या आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट था? ऑब्वियसली वो टर्निंग पॉइंट ही था, क्योंकि जब मुझसे ये कहा गया था कि मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी और मैं हमेशा से डांसर बनना चाहती थी, और सडनली जब आप एक पैर खो देते हैं और फिर लोग आपसे कहते हैं कि आप कभी डांस नहीं कर सकते, बट जहां एक तरफ मेडिकल फ्रेटर्निटी ने मुझसे कहा था कि मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी, तो दूसरी तरफ वही मेडिकल फ्रेटर्निटी मेरे साथ खड़े रहकर यही यकीन दिलाया कि मैं डांस कर सकती हूँ। तो आई एम इंडेटेड टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक सेकंड इनिंग्स ऑफ लाइफ केम टू मी फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी, और जब उस आर्टिफिशियल लिप के साथ मैंने परफॉर्म किया, तो मेरी जिद थी कि डॉक्टर PK सेठी, जिन्होंने ये जयपुर फुट इन्वेंट किया था,
मैंने कहा था कि डॉक्टर आप प्लीज आइए उस फंक्शन में, क्योंकि दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। एंड द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट केम टू मी वाज जब मैं डांस कर रही थी, परफॉर्मेंस के बाद डॉक्टर सेठी साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड, इज इट द राइट लेग और इज इट द लेफ्ट लेग? हाँ जी, नहीं, मयूरी फिल्म पहले बनी थी तेलुगु में, उसके बाद उसी फिल्म को रीमेक किया गया था नाचे मयूरी। ये सब वाक़या होने के बाद आज कई लोग, भारत के कई लोग आपसे प्रेरणा लेते, आपके कॉन्फिडेंस को सलाम करते हैं, लेकिन आपको प्रेरणा नहीं। मैं सिर्फ भारत के लोग नहीं, विश्व में लोग मुझसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो वहां पर मैं करेक्ट करना चाहूंगी आपको, क्योंकि जब मैं आउट ऑफ इंडिया भी जाती हूँ तो लोगों का यही कहना है कि आपकी वजह से हम जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए। और मेरे लिए अगर मैं कहूँ, मेरे जो आइडल रहे हैं, ऐसा कोई खास व्यक्ति के बारे में मैं नहीं कहना चाहती हूँ, बट जो मेरे फेलियर्स रहे हैं, दे इंस्पायर मी टू मूव अहेड इन लाइफ। जब जब मैं गिरी हूँ तब तक मैंने ठान ली थी कि अगर मैं 4 कदम नीचे गिरी हूँ तो 8 कदम तो मैं आगे चलूंगी। अरे जहां से पैसा आता है हम वहीं चले जाते हैं, हम कलाकार लोग हैं। बट यस, बालाजी टेलीफिल्म्स मेरे लिए बहुत अहम इसलिए है क्योंकि जब मेरे पास काम नहीं था तब मुझे कहीं किसी रोज ऑफर किया गया था, और तब तक मैं कर ही रही थी, टेलीविजन तो मैं कर ही रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि मैं बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन अब इसलिए बुरा भी है क्योंकि नेगेटिव के अलावा मुझे और कोई रोल दिया ही नहीं जा रहा, जबकि मैं इतनी पॉजिटिव हूँ, लेकिन स्क्रीन पर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रोल्स करती हूँ। और जब मैं अच्छी बन के स्क्रीन पर आती हूँ तो लोग बोलते हैं सुधा जी मजा नहीं आ रहा, जाओ ना घर जाके तोड़ो तभी मजा आता है। तो अब मैंने घर नहीं, अब तो नागिनों को और जानवरों को तोड़ना मैंने सीख लिया है। राजकुमार जी जो थे, एक मंच के कलाकार थे, फिल्म इंडस्ट्री के, वे आपके आप भी माइक दीजिए ना, जो पीछे जो लोगों को मालूम हो रहा है क्या पूछ रहे हैं। एक माइक दे बेटा। सबसे पहले तो मैं आपकी सभी का स्वागत करता हूँ और वर्टिकली आपका भी करता हूँ। अब स्वागत हुआ हमारा। एक बार तालियां भी बजाइए। लोगों को मालूम आप आए हुए बेटी साहब, नहीं माइक की वजह से। बेटी साहब, राजकुमार जी जो थे, जो कलाकार थे, इसमें कोई डाउट नहीं, और वे प्रोफेसर का रोल किए थे, आपने विद्यार्थी का रोल किए थे और बगावत भी किया था। मतलब वो फिल्म के शूट के दौरान तो कैसा लगा उनके सामने में ये सब चैलेंज? क्या मैं समझा नहीं, क्या क्या बोल रहे हैं? राजकुमार जी हाँ, एक फिल्म में सर थे और आप विद्यार्थी थे, और किसी कारणवश आपने उनसे वो फिल्म का एक गाना की बगावत आपने किया था उनके सामने। मैंने तो 3-4 फिल्में की है। मैंने एक बुलंदी फिल्म की थी, बुलंदी जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, जिसमें मेरा स्टूडेंट था, वो प्रोफेसर थे, उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर एक मैंने फिल्म की थी तिरंगा, जिसमें मैं खबरी लाल का मेरा रोल था, जो काफी लोग आज भी उसको देखते हैं उसको। तो आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, बुलंदी की बात कर रहे हैं। राजकुमार साहब के सामने में खड़ा होकर अभिनय करना एक बहुत बड़ी बात है। जितना आपको मतलब मेहनत करनी पड़ी है, क्या कॉन्फिडेंस आपको भावना है, वो शॉट से पहले है और शॉट के बाद है। उस शॉट में अगर मुझे उन्हें गाली भी देनी होगी तो मैं गाली दूंगा और वो सुनेंगे भी, क्योंकि वो रोल ऐसा है। यानी आप एक्टिंग को काम नहीं बल्कि शौक समझते हैं। शॉट मतलब नेचुरली मेरा काम शॉट दे रहा हूँ, जो मैं शॉट दे रहा हूँ, जिसमें जो रोल कर रहा हूँ, उस रोल में जो अगर मुझे रोल ये दिया गया है या उनको ये रोल दिया गया है कि मुझे थप्पड़ मारना है तो थप्पड़ मारेंगे, मैं थप्पड़ खाऊंगा। अगर मुझे ये रोल दिया गया है कि मैं उनके वो क्लास दे रहा हूँ, पत्थर फेंकूं और नारे लगाऊं उनके खिलाफ कि भाई निकलो यहाँ से, आप गलत पढ़ा रहे हो। तो ये क्या है कि अब जैसे मैंने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी के साथ एक ऐड किया, वो भी बहुत बड़े कलाकार है, बहुत अच्छे कलाकार है। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑर्डर वे जाता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बहुत मानता हूँ। लेकिन जिस समय हम काम का शब्द जब आता है उस समय तो अपना मतलब काम खराब हो जाएगा ना। अच्छा काम हो ही नहीं सकता अगर हर फिल्म में हर कैरेक्टर ये सोचेगा यार ये बड़ा मैं ये बात कैसे बोलूं, ये लाइन में कैसे बोलूं, यू नो, या ये मैं लाइन बोलूंगा तो इसकी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो सब चीजें मतलब काम से पहले काम के बाद। एक फिल्म में डायरेक्टर साहब ने आपको मुझे निकालने के लिए बोला, आपने मुझे निकाल दी थी,
बावजूद उसके आपने सही से मुझे लगाई तो डायरेक्टर ने आपकी चोरी की, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बड़ी रिसर्च करके आया यार ये रियल फैन रिक्वेस्ट नहीं कोई और भी हाथ आप बेचारे वो वहां पर एक मिनट आखिरी सवाल। ये जो किस्सा है ये फिल्म चश्मे बदूर का है। तो चश्मे बदूर पता नहीं आप लोगों ने किन लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने देखी, बड़ी आइकॉनिक फिल्म है, अपने जमाने की बड़ी मशहूर, आज भी उसको अक्रॉस जनरेशन उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं और जो भी हॉस्टल में रहा है उसकी लाइफ में तो बहुत फिल्म है। लड़कियां कैसे पिटाई जाती हैं और पढ़ने के बाद मार कैसे खाई जाती है, जो सब उसमें है। तो उसमें मुझे सही ब्रांच में जो डायरेक्टर है बड़ी अच्छी डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि तुम मुझे चाहते हो तुम मूछे लगाओ। तो मैंने कहा पतली सी मूछ तो एक जमाने में हमारे देश में बड़ी कॉमन थी, राज कपूर साहब की लगाया करते थे, अगर आप याद हो, तलवार कट बोलते थे उसको, ऐसे पतली सी लाइन होती थी यहाँ ऊपर अपर लिप पे, तो वो तलवार कट मूछ मैंने कहा मैं उगा लेता हूँ, चलो उसको मेंटेन कर लूंगा, 1.5-2 महीने में शूटिंग खत्म हो जाएगी। तो मैंने वो उगा ली और शूटिंग शुरू कर दी। अभी शूटिंग के दौरान मुझे एक फोन आया बॉम्बे से, जो मैं फिल्म कर रहा था जितेंद्र जी के साथ, तो उस फिल्म में मुझे नहीं थी, उसकी शूटिंग बहुत सारी होने बाकी थी। तो मैं मूछों के साथ जब वापस बॉम्बे आया तो डायरेक्टर ने कहा कि ये क्या है तुम्हारी मूछें हैं, पहले इतना भी मैंने कहा सर मूछ कैसे निकालूं, ये रियल मूछ हमारे वापस जाके शूटिंग करनी है चश्मे बदूर की। बोले हम क्या करें उसमें, तुम नकली लगा लेना, लेकिन अभी तो निकालनी पड़ेगी तुमको, क्योंकि हमने तो कितने सीन तुम्हारे किए थे मूछ नहीं। तो मैंने मूछ निकाल दी, अब मूछ आएगी तो नहीं ना, मूछ कहां से आएगी। तो मैंने पेंसिल से मूछ बनाई और शूटिंग में पहुंच गया। अब मैं डरा हुआ था कि यार ये नोट ना कर ले, इसको पता ना चल जाए, पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला उसको कि पेंसिल की मूछ है। उसके बाद अगला दिन फिर निकल गया। अब एक दिन दिल्ली में गर्मी जो बढ़ गई तो मैंने ऐसे करके वो मलमल से पे पहुंचा, आधी मूछ निकल गई। तो मुझे सही ने बहुत डांटा, ये क्या है मूछ कहां तुम्हारी। मैंने कहा मतलब मैंने पेंसिल से बना रहा हूँ। बोले तुम्हें कितनी बार मैंने कहा था, मैंने कहा देखो 4 दिन हो गए तुमको पता नहीं चला, तो आज ये निकली तुमको मालूम पड़ रहा है, तो डोंट वरी, ऑडियंस में किसी को पता नहीं चलेगा, इन मेरी गारंटी है, और आज तक किसी को पता नहीं, जब तक मैंने बताया नहीं लोगों को पता नहीं। बस मेरा आखिरी का सवाल है दोनों से है कि वर्टिकली हमारे मेरा आखिरी का सवाल है बेदी साहब और सुधा जी कि हमारे नागपुर शहर की आन बान शान भातीगा पार्टी जो है, ये कॉन्फिडेंस जो एकेडमी चला रही है उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत अच्छा पहले आपने गाइडेंस नहीं छूटे। देखिए मुझे ऐसा लगा आज जब मैंने इसको देखा एयरपोर्ट पे, मुझे को देख के लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देखते ही इनको आ गया, दूसरी लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है, कॉन्फिडेंस तो नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ये आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है कॉन्फिडेंस, जिसको हम बहुत कम लोग इस पे बात करते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में कहते हैं या सिखाते हैं, मैं कहूँगा। तो उनमें से मैं कहूँगा कि मैं बहुत सालों से मोटिवेशन लेक्चर लेता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी बातें होती है, लेकिन एक सिर्फ कॉन्फिडेंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना, लोगों के अंदर वो उसको भरना और उसमें इस तरह की एक फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आप बजा लीजिए ताली, क्योंकि आप जिंदगी में जो भी काम करते हैं, मैं कहता हूं कि आप अगर एक कदम भी चलते हैं ना सुबह उठकर, तो बेड से नीचे पांव रखते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ठीक हूं। अगर पांव में जरा भी दर्द होगी ना तो कॉन्फिडेंस आपको चलने नहीं देगा। तो हम कितनी बार कॉन्फिडेंस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस 24 घंटे आपके अंदर काम कर रहा है। आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो भी आप कितनी बार ऐसे चलते हैं कि आप कितना मार्जिन रखते हैं कि गाड़ी यहां से निकल जाए। बिल्कुल ऐसा करते हैं ना हम लोग, स्कूटर यहां से निकल गया, गाड़ी यहां से निकल गई, आप खड़े हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ। आपको मालूम है क्यों ऐसा? क्योंकि वो अगर नहीं होगा, जिसमें नहीं है वो कुछ होगा, वो एक कदम नहीं चल पाएगा।
जो जिसमें नहीं है कॉन्फिडेंस, वो उधर से ऑटो आ रहा है, यह खड़ा हो जाएगा, ऑटो अभी कितनी दूर है, जिसमें है वो कहेगा ऑटो ले भाई यहाँ से निकल जा, ऐसे करूंगा तो ये निकल जाएगा, ऐसे करूंगा ये निकल जाएगा, ये रोड क्रॉस हो गई। सही है। इनकी खूबसूरती के बारे में कहूँ या फिर इनके मन की खूबसूरती के बारे में कहूँ? तभी तो कॉन्फिडेंस। जब आज मेरी मुलाकात एयरपोर्ट में हुई, तो एक होता है कि आप एक अलग फील्ड से हैं, जिसमें आप उस शिखर पर हैं, यू आर एट द पीक ऑफ योर मेडिकल प्रोफेशन। लेकिन जब मेरी मुलाकात उनसे हुई, तो शी केम अक्रॉस सच अ हम्बल पर्सन, शी एंड हर हस्बैंड। Oh my God, they I think are the best couples I must have ever come across. और अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए, तो फिर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कहते हैं behind every successful man there is a woman. जितनी भी औरतें यहाँ बैठी है, जो घर के दहलीज लांघकर अपना काम करने निकली है, me as a woman will say, behind every successful woman is that man who stands behind her. He could be your father, he could be the brother, he could be your husband, he can be your son. But वो आपको घर से बाहर निकलने का जो कॉन्फिडेंस देते हैं, 80% of your battle is won. फिर तो 20% है, वो तो हम जीत ही लेंगे। बस वही कॉन्फिडेंस है जो आज मैं आप में देख रही हूँ, और भगवान आपकी इस जोड़ी को सलामत रखे। और इस कॉन्फिडेंस, लाइक राकेश जी राइटली सेड, कोविड के बाद कॉन्फिडेंस हर किसी का शेकअप हुआ है, हर किसी का। With due respects to the medical fraternity and the great work that you have done for us, but inner confidence कहीं ना कहीं शेकअप हुआ है। तो इस तरह के जो समिट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चिंगारी हर किसी के अंदर है, बस उसे थोड़ा बहुत इग्नाइट करने की जरूरत है, एंड दैट इज वेयर पीपल कम टू डू दैट। थैंक यू सो मच। राकेश जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपका जो सीरियल ये जो है जिंदगी, आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। और आज की जो सीरियल जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अभी जी घर पर है ये सीरियल, और इसके अलावा मराठी में सीरियल है महाराष्ट्र 86 दशक। ये सीरियल जो आ रहे हैं, ये जो धारावाहिक आ रहे हैं, और जो ये जो जिंदगी है, जो पहले धारावाहिक था, आजकल के धारावाहिक में दो अर्थी शब्द आते हैं। क्या आते हैं? डबल मीनिंग। हाँ जी, हाँ। दो अर्थी है, लेकिन आपका जो धारावाहिक था, वो ये जो जिंदगी, वो आज भी प्रासंगिक है। तो आज के धारावाहिक और उस समय धारावाहिक में आप क्या अंतर आते हैं? देखिए, मैंने दोनों में आज से, हाँ जी, मैं एक बात कहूँगा, मेरा 99% काम कॉमेडी की जोन में रहा है। और मैं एक चीज हमेशा मानता हूँ कि जो एक डबल मीनिंग कॉमेडी है ना, या डबल मीनिंग कॉमेडी इज अ शॉर्टकट टू ह्यूमर। आप एक गंदा सा जोक किसी को सुना दीजिए, वो अभी हंस देगा, लेकिन उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अच्छी कॉमेडी की शेल्फ लाइफ कभी खत्म नहीं होती। एक नीट एंड क्लीन जो ह्यूमर होता है, आज देखिए ये जो जिंदगी हम ये बात कर रहे हैं, इस बात को 40 साल हो गए। अराउंड चश्मे बंदूर की बात कर रहे हैं, उसको 42 साल हो गए। कितने साल हो गए हम उसको आज भी याद करते हैं, लोग उसको आज भी उतना ही फॉन्डली रिमेम्बर करते हैं। अगर यही एक ट्रूफर्ड कॉमेडी होगी तो आप उसको उस समय हंस लेंगे। दैट इज वेरी मोमेंटरी। ह्यूमर जो है, थोड़ा डबल मीनिंग ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है उस समय के लिए, लेकिन बाहर निकल के आप बोलते नहीं यार बात नहीं बनी, आप हंस लेते हो, उस समय हंस लेते हो, क्योंकि वो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है। लेकिन बाद में जब आप ना तो आप उसको अपने बच्चों से शेयर कर सकते हो, ना बीवी से शेयर कर सकते हो, नहीं तो आजकल वो नॉर्मल लोग बना के भेज सकते हो आप व्हाट्सएप पे, लेकिन अगर उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होती, तो शेल्फ लाइफ जो है वो हमेशा अच्छे काम की होती है। बुरे काम की का उस समय मोमेंटरी एक मजा दे सकता हो, लेकिन वो चलता नहीं है। मेरा आपसे सवाल है, सवाल नहीं है, मैं तो आपको कुछ बता दें। तो जब मैं पैदा हुआ था, आपकी पिक्चर आई थी मजबूरी में, तो मेरी मम्मी इतनी ज्यादा इंस्पायर हुई आपसे, ये आज मुझे कोई मुकाम में पहुंचा दी कि मैं पत्रकार बन गया और आज आपके सामने सवाल पूछ रहा हूँ। आपको
जो आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरा सवाल ये है, आप हैंडीकैप लोग के लिए क्या करना चाहेंगे? वैसे आई थिंक मेरी जिंदगी जो है वो खुद ही एक लेसन है हैंडीकैप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, एक सवाल जो आपके जहन में आया वो कई दिनों से मेरे दिमाग में भी आ रहा है, और इस बात को मैं पॉलिटिकली मैं लेकर जाना चाहती हूँ कि जब हर क्षेत्र के लिए एक रिजर्वेशन है, तो स्पेशली चैलेंज लोगों के लिए वो रिजर्वेशन होना बेहद जरूरी है, ना सिर्फ शब्दों में। So I personally want to appeal to the central government. और यही कहता ना, the person who wears the shoe knows where it pinches. आम आदमी ये नहीं कह सकता कि शू पहनने के बाद कहाँ दर्द होता है। जो शू पहनता है उसे पता है कि दर्द कहाँ होता है। तो आप अब बेहद जरूरी है कि हमारे इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोग वहां पर होना बहुत जरूरी है। और इस मुद्दे को मैंने उठाया भी था जब एयरपोर्ट में मेरे साथ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। आई डोंट नो अगर आप अवेयर हो या नहीं, क्योंकि जब मैं एयरपोर्ट से फ्रिस्किंग में जाती हूँ तो हर बार मुझे रोका जाता है और कहते हैं कि आपको अपना आर्टिफिशियल लिम्ब निकालना चाहिए, और इसको मैंने अपोज किया था, और ये बात मैंने नरेंद्र मोदी जी तक मैंने ये बात पहुंचाई थी। और 2 दिन में जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से कि किसी भी स्पेशली चैलेंज पर्सन को आप तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक वो आपको अनुमति ना दे। तो ये डिसीजन तो मैं लेकर आई। तो मैं अपने पर्सनल लेवल पर मैं जितना कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ, लेकिन यस, इस कम्युनिटी के लिए, हमारे इस कम्युनिटी के लिए मैं डेफिनेटली कुछ करूंगी, और मैं अपने आप को 2 साल का वक्त दे रही हूँ, और फिर मैं आपको जरूर मिलूंगी, लेकिन किसी पद के साथ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे नागपुर सिटी में। राकेश सर आपका भी, हम आपको देखते देखते बड़े हुए, रमोला से कैरेक्टर कहीं किसी रोज क्या बोला कहीं किसी रोज में जो आपका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प था। मुझे बस एक ही चीज याद है कि आप जो कैरेक्टर प्ले करते थे मैम, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। उसके लिए आप 2 वर्ड क्या कहना चाहिए? जो हमें जो याददाश्त है ना हमारी 20s के जो हम किड्स हैं, हमें बस वही चीज याद है। मुझे इतना याद है किसी रोज के टेलीकास्ट के बाद लोग सोते नहीं थे, ये मुझे पता है। माएं टेलीविजन लगा के बैठती थी, बच्चों को सुलाती थी, लेकिन बच्चे बिस्तर के अंदर ब्लैंकेट के नीचे से वो देखते थे, और पतियां जो है बेचारे वो क्या करे, जो पत्नी और बच्चे बैठ के देख रहे तो वो भी बैठ के देखने लगे। एंड रमोला सेकंद वाज वन कैरेक्टर दैट पीपल लव टू हिट। मतलब लोग इतना पसंद करते थे, मतलब इतनी गालियां पड़ती थी, लेकिन फिर भी लोग सिर्फ रमोला सेकंद को देखते थे। तो मैं यही कहती हूँ कि शायद कलयुग की शुरुआत हो चुकी एक्चुअली पता आपको टेलीविजन का एक टेलीविजन का सीक्रेट है कि एक्टर जो है उनको ऐसा काम करना चाहिए, either you should be loved और टू बी hated Exactly. or not ignored. एग्जैक्टली। आपको मेरा एक सवाल है, आपने अभी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं पॉलिटिकली बोलूंगी, आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मैं पॉलिटिकली करेक्ट बोल रही हूँ। मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, और मैं बीजेपी पार्टी से बिलोंग करना चाहूंगी। दिस इज माई विश। और मैं नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, हालांकि कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन इफ गिवन अ चांस आई वुड बी इन बीजेपी। क्या लगता है, आप एक विकलांग है, और विकलांगों के लिए अभी आपने एक यानी प्रस्ताव रखा है, मोदी जी के पास रखने का आपने प्रयत्न किया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि 2024 का अभी चुनाव है के अपंगों के लिए, विकलांगों के लिए मोदी सरकार जी ने क्यों कुछ नहीं किया? ऐसा हमको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होता तो मेरे एक ट्वीट पर 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट नहीं आता। और मुझे सिंधिया जी से एक मैसेज आया था, पर्सनल मैसेज, वी अपोलोजाइज फॉर दिस एंड दिस मैटर विल बी टेकन इनटू इमीडिएट कंसिडरेशन। और 2 दिन में पूरे CISF वालों की जो मीटिंग हुई है और एक जजमेंट जो आया है, जरूरी नहीं है कि हर लीडर जो करता है वो उसके बारे में मतलब अखबारों में चीख चीख कर कहे। या हम जैसे लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे लिए क्या किया जाता है। जितना टाइम हम इंस्टाग्राम देखते हैं, अगर थोड़ा सा वक्त हम ये देखें कि हमारे लिए ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या कर रहा है। See, I always tell people, don't ask what the government is doing for you.
Ask what you can do for the government. That is more important as an individual. मैडम, स्टेट गवर्नमेंट ने विकलांगों का मंत्रालय भी स्थापन किया है I think politically हम questions पे नहीं जाते. नहीं. I think ये वो मंच नहीं है जहाँ हम politically बात करेंगे. Let's cut off the political aspects, please, and let's not this be telecast. ये politically नहीं बात करते अब. ये मंच नहीं है. एक सौलिकता बरकरार रखना कितना महत्वपूर्ण होता है? मौलिकता का मतलब क्या होता है? What is more? एथिकल Ethical behavior. Originality. नहीं, मौलिकता जो है ना, एक बहुत बड़ा स्केल है. इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप किस चीज को पिन पॉइंट करना चाहते हैं? आप जिस एंगल से जॉब देना चाहते हैं, नहीं, आप जिस एंगल से जॉब देना चाहते हैं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी काम करें, अगर आप उसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं, उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हैं, तो आप उसमें राइज नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. आपकी चमचागिरी, आपकी कह लीजिए, आपकी बाकी और जितने भी टेक्निक हैं, किसी के कान में कुछ कह दिया या किसी के हाथ में भी ग्रीस कर दिए, ये आपको थोड़ा बहुत आगे ले जा सकती है, थोड़ा बहुत मोमेंटरी. लेकिन अगर आपको एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, तो अपने काम के साथ जो मैं बता रहा हूँ, जो मौलिकता का मैं समझ रहा हूँ कि आप बात कर रहे हैं, वो ये है कि आपको यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर जॉब. यू हैव टू डू इट वेरी ऑनेस्टली, वेरी सिंसियरली, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं. और मैं अपने बच्चों को ये समझाता हूँ और सबको यंगस्टर को जहाँ भी जाता हूँ यही बोलता हूँ कि एक बात याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं, हर समय somebody is watching you, कोई ना कोई आपको देख रहा है. और मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे काम में और बुरे काम में सिर्फ एक आधे स्टेप का फर्क होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है. अच्छे, आपने एग्जाम्पल दिया, आपने घर में एक नई मेड रखी, आपने मेड से कहा मैंने कपड़े धोने पे डाले हैं तार पे, उसको शाम को सूख जाए तो उतार दे. एग्री करेंगे इस बात से, मुझे इधर की तो मेड ने कपड़े उतार करके जिसके कपड़े थे उसकी अलमारी के सामने रख दिए. ये बच्चे के कपड़े हैं, ये माँ के हैं, ये हस्बैंड के हैं, ये वाइफ. तो कैसा लगा आपको? यार ये तो कमाल कर दिया, ये तो. और कितना एक्स्ट्रा काम किया उसने? हाफ स्टेप, पूरा स्टेप नहीं. तो अच्छे और बुरे काम में मतलब ज्यादा अंतर नहीं होता, मैं ये मानता हूँ. ऐसा नहीं आपको आउट ऑफ द वे नहीं जाना पड़ता कि मैं बहुत कुछ ऐसा करूंगा तब डिफरेंस होगा, नहीं. एक बहुत मामूली सा फर्क होता है, और वो फर्क धीरे धीरे करके फाइनल होता आपको बहुत आगे चलेगा. ऐसा ना हो. I will find it. I think many questions have been done. We also have Mr. Devendra Deshpande with us, who is the CEO of Friday Filmworks, producer of MS Dhoni, Baby, Special Chappies, and Khaki, with Netflix with the Bihar chapter. I think we will take the आपके सवाल है. So please एक या दो सवाल, then we will wind up. Just one correction, Vartika, I have not been responsible for all the films that you have mentioned. मैं काम करता हूँ अभी. I joined that organization in 2019, so I've been a part of that project. I think आपका जो सवाल है ना, that my promoters will answer better, Mr. Neeraj Pandey and Mr. Sheetal Bhatt. So that's fine, Vartika. Let's just move. So I think thanks for being so kind enough, and thank you for not inviting me to promise me our program. Bless us. बस एक आखिरी का मुझे कुछ एक सवाल, आराधना भाभी से मुलाकात कब और कैसे हुई? आराधना किसकी होगी, आपकी मेरी? मेरी वाइफ की बात कर रहे हो. वो क्या है कि मैं अपने एक बहुत बड़े बॉस के पास गया एक पेपर साइन कराने के लिए. तो क्या, तो मैंने देखा कि वो ऐसे बोल रहे हैं, डार्लिंग देखो ये आया पेपर साइन कराने, इसके लिए एक चाय बनाओ. जानू एक चाय बनाना है इसके लिए. बेबी एक चाय बना दो, देखो राकेश जी आए हैं. हनी देखो राकेश जी बैठे हुए, चाय बना दो. मैंने पूछा, मैंने कहा सर कमाल है, इतने साल हो गए आपकी शादी को, इतना प्यारा आपको, कभी हनी बोल रहे हैं, कभी जानू बोल रहे हैं, कभी डार्लिंग बोल रहे हैं.
बोले ये बात नहीं है बेटा, बात ये है कि आज से 10 साल पहले भी इसका नाम ही भूल चुका हो। Thank you everyone. Thank you for the press. Thank you press. Please, आप हमेशा हमें बहुत सपोर्ट करें, आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करें। Thank you. थैंक यू सो मच राकेश सर, सुधा सर।